हेलो। लास्ट क्लास में मैं आपको वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बता रही थी। आपको मैंने बताया था कि मनोपसोनी की सिचुएशन में, यानी कि क्रेताधिकार की सिचुएशन में वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। मनोपसोनी का मतलब है क्रेताधिकार। क्रेताधिकार की स्थिति में क्या होता है? वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, यानी कि जितनी उनकी वेजेस बनती है उससे कम उनको वेजेस दी जाती है। तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन में मैंने आपको बताया था कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है कि वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन को दो पार्ट्स में बताया है। किस तरह से? पहला हमने पढ़ा था मोनोपसोनी इन फैक्टर मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट, यानी कि साधन बाजार में क्रेताधिकार है लेकिन उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। अगर साधन बाजार फैक्टर मार्केट, यानी कि फैक्टर मार्केट क्या होते हैं? जहां पर उत्पादन के साधन जो लैंड लेबर कैपिटल है, जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे बेचे जाते हैं, वो आपको पता है क्या कहलाता है? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे बेचे जाते हैं वो फैक्टर मार्केट कहलाती है। और प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है? जहां पर वस्तुएं खरीदी बेचे जाती हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, तो पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर मार्केट है उसमें मोनोपसोनी है, क्रेताधिकार है, लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट है उसमें परफेक्ट कंपटीशन है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, ये कल मैंने आपको डायग्राम समझा दिया था। दूसरा डायग्राम हमारा रह गया था, और दूसरा डायग्राम हमारा क्या था? दूसरा डायग्राम ये था कि फैक्टर मार्केट में तो मोनोपसोनी है, यानी कि साधन बाजार में तो मोनोपसोनी क्रेताधिकार है, लेकिन जो प्रोडक्ट मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन को हम कैसे निकालेंगे, ये हमने समझना था। ठीक है, तो हम इसको कर रहे हैं, यानी कि मोनोपसोनी in factor market, monopsony in factor market and monopoly in product market and monopoly in product market. प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली है, फैक्टर मार्केट में तो मोनोपसोनी है, और प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली है। ऐसी सिचुएशन में वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, ये हम डायग्राम हमारा रह गया था, इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए किस तरह से ये डायग्राम बनेगा। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे लेबर और वाई एक्सिस पर हम लेंगे वेजेस और प्रोडक्टिविटी। वाई एक्सिस पर हम लेंगे वेजेस और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये हम किस तरह से करेंगे? जब प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपसोनी हो, प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ये हमने लाइन डाली, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की डाली, और ऐसी सिचुएशन में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से अलग होती है। जब आपने क्या किया था? फैक्टर मार्केट में मोनोपसोनी और प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, जो इससे पहले डायग्राम हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों एक ही लाइन होती है। उसमें हमने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को ओब्लीक करके वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लिखा था, क्योंकि उसमें दोनों लाइन सेम होती है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों लाइन सेम होती है, इसी के साथ ओब्लिक करके लिख दिया था। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली है तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन, ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये दोनों लाइन अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों लाइन हमने अलग बना दिया। अब उसके बाद हम बना रहे हैं, ये हमारा है मार्जिनल वेजेस, ऐसे ही हमने पहले वाले डायग्राम में पढ़ा था, और ये हम बना रहे हैं एवरेज वेजेस। ठीक है, तो वर्कर, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेजेस को कहां कट कर रही है? ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन है, ये मार्जिनल वेजेस है, यहां कट कर रही है। ठीक है, कितने वर्कर काम पे लगाए जाते हैं? उतने वर्कर काम पे लगाए जाते हैं जहां उनको दी जाने वाली मजदूरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर हो। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ये मार्जिनल वेजेस यहां कट कर रहे हैं, ये ई पॉइंट हो गया।
ठीक है, तो ओ एन इसका मतलब है ओ एन वर्कर काम पे लगाए जाएंगे, ओ एन वर्कर को वेजेस जो दी जाएगी वो ओ डब्ल्यू वेजेस दी जाएगी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की नहीं? अब वर्कर की वेजेस कितनी बनती है? वर्कर की वेजेस बनती है ओ डब्ल्यू, या हम वर्कर की वेजेस कह सकते हैं ई एन। ठीक है, इतनी वेजेस बनती हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्कर को इतनी वेजेस नहीं दी जाती। वर्कर को वेजेस कितनी दी जा रही है? वर्कर को वेजेस उसकी एवरेज वेजेस के बराबर उसको वेजेस दी जाती है। अब आप ये देखो, ये वाली लाइन एवरेज वेजेस को कहाँ कट कर रही है? ये लाइन, ये एवरेज वेजेस लाइन है, ये लाइन एवरेज वेजेस को यहाँ कट कर रही है। ठीक है, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया E1। वर्कर को एक्चुअल में वेजेस दी जा रही है E1N कह दो या OW1 कह दो, जबकि बनती कितनी है? जितनी वर्कर की मार्जिनल वेजेस है ना, जहां मार्जिनल वेजेस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को कट कर रही है, वेजेस बनती है OW या EN, लेकिन वर्कर को वेजेस दी जा रही है एवरेज वेजेस के बराबर वेजेस दी जा रही है। वर्कर को वेजेस दी जा रही है E1N या OW1। ठीक है, OW1 इतनी वेजेस दी जा रही है। तो जितनी वेजेस बनती है उससे कम वेजेस दी जा रही है। कितनी वेजेस कम दी जा रही है? WW1 वेजेस कम दी जा रही है। WW1 वेजेस कम दी जा रही है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये क्या कहलाएगा? वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगा। ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? ये वर्कर का जो डिफरेंस कहलाएगा, ये डिफरेंस एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगा। और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन वर्कर की जो है, ये उसकी मोनोपोली की वजह से है। क्योंकि हम प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो E1 है या WW1 जो डिफरेंस है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। ये एक्सप्लॉयटेशन वर्कर की किस वजह से हो रही है? ये एक्सप्लॉयटेशन वर्कर की मोनोपोली की वजह से हो रही है। ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन वर्कर की किस वजह से हो रही है? मोनोपोली की वजह से हो रही है। फैक्टर मार्केट में मोनोपोली है, मोनोपोली की वजह से इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये तो आपने चीज पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि मोनोपोली की वजह से कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है E1, ये तो मोनोपोली की वजह से है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि मोनोपोली की वजह से कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो आप देखो कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो आपने डाली है, इस लाइन को आगे आप एक्सटेंड कर दो और इस लाइन को वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तक ले जाओ। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिए, ये जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन है ना, यहां तक आप ले लो। इसका नाम मान लो हमने दे दिया M। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहा है, ON वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ON वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं। ON वर्कर की जो उन्होंने प्रोडक्शन किया, उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? ON वर्कर जो काम पे लगाए जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है MN। ये लाइन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तक ले जाओ। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है MN। ठीक है, MN वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन उनको वेजेस कितनी दी जा रही है? उनको वेजेस दी जा रही है EN उनको वेजेस दी जा रही है। ठीक है, EN उनको क्या दी जा रही है? EN उनको वेजेस दी जा रही है। तो ये जो EN और MN का जो डिफरेंस है, यानी कि ये डिफरेंस आया ME, EN और MN का जो डिफरेंस है EN, ये ME, ये ME क्या कहलाएगा? ये ME एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगी। ये एक्सप्लॉयटेशन किस वजह से है? ये वाली एक्सप्लॉयटेशन मोनोपोली की वजह से। ये वाली एक्सप्लॉयटेशन क्या है? मोनोपोली की वजह से। और टोटल एक्सप्लॉयटेशन देखे जाए, मोनोपोली और मोनोपोली की वजह से टोटल एक्सप्लॉयटेशन कितनी है? टोटल एक्सप्लॉयटेशन है W1, E1, M और इसका नाम मान लो हमने दे दिया R। ठीक है, टोटल एक्सप्लॉयटेशन कितनी है? एक्चुअल में वर्कर को वेजेस मिलती है E1N1। तो ये जो सारा डिफरेंस है ना, ये बीच का पार्ट, ये टोटल एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगी। तो क्या मतलब हुआ? हम लिखेंगे टोटल एक्सप्लॉयटेशन। टोटल वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन कितनी हो रही है? ये जो पार्ट है ना, W1, E1, MR, यानी कि ये सारा पार्ट दोनों को मिला दो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे W1, E1, M और R। ये टोटल एक्सप्लॉयटेशन। इस टोटल एक्सप्लॉयटेशन में ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो आपका हिस्सा है W1, E1
ई और ये ई और डब्ल्यू, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू है, ठीक है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन किस वजह से है? ये एक्सप्लॉयटेशन जो आपकी आ रही है, ये एक्सप्लॉयटेशन आ रही है मनोपसोनी की वजह से, मनोपसोनी, ये मनोपसोनी की वजह से है, क्रेताधिकार की वजह से। या आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको, ये जो मैंने यही हिस्सा तो नीचे वाला लिखा, इसको E1 भी लिख सकते हो, इस सारे को E1 भी लिख सकते हो। E1 एक्सप्लॉयटेशन मनोपसोनी की वजह से, ठीक है। और ये जो बाकी ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा WEMR, ठीक है, WEMR, यानी कि मैंने लिखा ये WEMR, इसको हम ये भी कह सकते हैं, WEMR को ME भी बोल सकते हैं, या इसको हम ME कह दें। ये एक्सप्लॉयटेशन हमारी किस वजह से है? ये जो ऊपर की एक्सप्लॉयटेशन है, ये किस वजह से है? ये एक्सप्लॉयटेशन कहलाएगी मोनोपोली की वजह से, ठीक है। तो ये हुआ मोनोपसोनी इन फैक्टर मार्केट, मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट। तो मोनोपसोनी इन फैक्टर मार्केट, मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट में जो एक्सप्लॉयटेशन है, मोनोपसोनी की वजह से भी हो रही है, मोनोपोली की वजह से भी हो रही है। इन दोनों की वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको हम टोटल एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। टोटल एक्सप्लॉयटेशन, ये जो ऊपर का सारा एरिया, ये टोटल एक्सप्लॉयटेशन है, W1 E1 MR। हेलो हेलो, यस मैम। हाँ जी, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये जो सारा हिस्सा है ना, ये टोटल एक्सप्लॉयटेशन होगी। जो नीचे वाला हिस्सा है, ये एक्सप्लॉयटेशन W1 E1 EW, या इसको EE1 भी हम कह सकते हैं। ये मनोपसोनी की वजह से, नीचे वाला मनोपसोनी की वजह से है। ऊपर वाला जो एक्सप्लॉयटेशन है WEMR, इसको WEMR कह दो या ME कह दो। ये एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये मोनोपोली की वजह से, मोनोपोली और मोनोपसोनी की वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इन दोनों को मिला दो तो ये टोटल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। पहले वाले डायग्राम में क्या था, जब आपके प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन था, यानी कि मनोपसोनी में तो फैक्टर मार्केट में तो मनोपसोनी ही थी, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में आपकी परफेक्ट कंपटीशन था। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन अलग अलग नहीं थे, सेम थे। इसी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लिख दिया, ठीक है। इसमें इसलिए उसमें एक ही अंतर आया था, ये E1 वाला डिफरेंस ही था, क्योंकि ये लाइन हमारी थी नहीं उसमें, अब इसमें ये लाइन आ गई है। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको मैंने बताया, मैं ओलिगोपोली का चैप्टर नहीं करवा रही। 10 में से मैंने 9 चैप्टर करवा दिए। ये इतने भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो पेपर अच्छे से कर सकते हो। एक पार्ट जो मैंने छोड़ा है, मैंने आपको बताया, जो फैक्टर प्राइसिंग का आपका चैप्टर है, ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर में मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये मैंने आपकी छोड़ी है, ये मैं आपको करवाऊंगी। और कल मुझे कॉलेज जाना है, ठीक है। और कल हो सकता है मैं आपकी क्लास फिर नहीं ले पाऊंगी, लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगी आपकी, क्योंकि कल कॉलेज जाना है, कल मीटिंग एक है, ठीक है। और 21 जून जो योगा डे है, उस पर कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जा रही है कॉलेज में। कोई आपसे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन होगी तो आपको बताई जाएगी, नहीं होगी तो पता चल ही जाएगा। तो आपकी कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी आज। तो जो इम्पोर्ट मैं आपको बता रही कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है ना, इसके बहुत पुराने एडिशन में बहुत सिंपल वे से एक्सप्लेन किया। किताब मेरी डिपार्टमेंट में है, कल मुझे कॉलेज जाना है, वो मैं किताब ले लूंगी। तो फिर जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी पता चल जाएगा, बता दूंगी। मंडे को क्लास लगेगी, मेरा ख्याल तो मंडे को हो सकता है मंडे को भी ना लग पाए, क्योंकि कॉलेज में एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं योगा डे के ऊपर। तो आपको पता चल जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी। तो जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, उसमें मैं आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बताऊंगी, ठीक है। तो बस वही मेरा पार्ट रह गया जो मुझे समझाना है। बाकी हम करेंगे, जितने दिन है बाकी हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में जितना प्रेजेंट रहोगे और साथ साथ उसको रिवाइज करोगे, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो रिवीजन में आपने जरूर रहना है। मैंने आपको कल बोला था कि हमने 2 चैप्टर का तो हमारा टेस्ट हो ही गया है, और तीसरे चैप्टर के बारे में मैंने बोला था कि आपने मोनोपोली के चैप्टर की रिवीजन में आपको बताया था कि क्या रिवीजन करनी है मोनोपोली के चैप्टर में।
प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, ये मैंने आपको बताया था। हेलो हेलो, यस मैम। आपने इसको रिवाइज किया? रिवाइज किया आपने? हम हेलो, कर रहे हैं। कर नहीं, मैंने जितना पार्ट दिया उसको तो रिवाइज करना था ना। फिर आज की यस क्लास अटेंड करने का फायदा तो तभी होगा ना कि आप उसको रिवाइज करके लाओ, और जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। रिवीजन का फायदा तो तभी है ना कि जब आप साथ साथ पढ़ के मुझे प्रॉब्लम भी बताओ। अदरवाइज मैं तो ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप इसमें जो 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 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना हर चैप्टर में, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करवाऊंगी। आपकी एग्जाम की एक तरह से तैयारी करवा रही हूं मैं, ठीक है? साथ साथ करोगे आपको बहुत फायदा होगा। तो जो रिवीजन के लिए मैंने बोला था डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, ये मैंने आपको कहा था इसको रिवाइज कर लो। डिटर्मिनेशन, ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। मोनोपोली की सिचुएशन में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है, ये हमें पढ़ना था। मोनोपोली में तो आपको पता है कि मोनोपोली में क्या होता है, एक ही व्यक्ति मार्केट में होता है, वही प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहा होता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं होता है, ठीक है? ये मोनोपोली की सिचुएशन होती है। उसकी वस्तु को खरीदने वाले बायर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वस्तु को बेचने वाला एक ही व्यक्ति होता है, वो मोनोपोली की सिचुएशन होती है, ठीक है? मोनोपोली की सिचुएशन में प्राइस और इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है? प्राइस और इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने के लिए दो मेथड्स हैं। प्राइस और इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने के लिए मैंने बताया टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच है, और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है, यानी कि कुल आय कुल लागत विश्लेषण और सीमांत आय सीमांत लागत विश्लेषण। हम प्राइस और इक्विलिब्रियम को दो मेथड से डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ना है वो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से हमने प्राइस इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करना है। हमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से नहीं करना है, ठीक है? दोनों को नहीं लिख देना, सिर्फ हमें एक मेथड से करना है, और हम करेंगे क्योंकि ज्यादा पॉपुलर मेथड आपका सेकंड मेथड है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पॉपुलर मेथड है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से इसमें हम जो इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर रहे हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इससे हम प्राइस और इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से प्राइस इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं तो ये हम डिटरमिन शॉर्ट पीरियड में भी करते हैं, और ये हम डिटर्मिनेशन लॉन्ग पीरियड में भी करते हैं। शॉर्ट पीरियड में भी डिटरमिन करते हैं और लॉन्ग पीरियड में भी हमें डिटरमिन करना है, ठीक है? शॉर्ट पीरियड आपको पता है क्या होता है? शॉर्ट पीरियड 1 साल से भी कम का जो समय होता है शॉर्ट पीरियड होता है, और शॉर्ट पीरियड में जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे मशीनरी है, ठीक है? मशीनरी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, वो शॉर्ट पीरियड होता है। तो हमने पढ़ना है शॉर्ट पीरियड के बारे में, पहले हमने पढ़ना है शॉर्ट पीरियड के बारे में, ठीक है? शॉर्ट पीरियड में 3 सिचुएशन हो सकती हैं। शॉर्ट पीरियड में 3 सिचुएशन कौन सी हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड में? शॉर्ट पीरियड में जो पहली सिचुएशन हो सकती है, शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ठीक है? दूसरा है इसमें नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। और तीसरा जो हमारा आता है मिनिमम लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा है हमारा मिनिमम लॉस भी हो सकता है। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड में, ठीक है? तो सबसे पहली सिचुएशन जो है शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ठीक है? ये मैं इसका डायग्राम आपको समझा रही हूँ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? पहली बात इसमें जो याद रखनी है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा?
जब व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये लॉजिक याद रखोगे तो डायग्राम अपने आप ही बन जाता है। डायग्राम लॉजिक के ऊपर बेस्ड है और बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। उसमें सिंपल बात याद रखनी है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी होते हैं व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये चीज आपको याद रखनी है, इस चीज को याद रख के ही तो डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा उसका मैं डायग्राम आपको बता रही हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर हमें लेना है आउटपुट, और वाई एक्सिस पर हमें लेना है रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। तो मोनोपोली की सिचुएशन पढ़ रहे हैं, मोनोपोली की सिचुएशन में आपको पता है कि मोनोपोली की सिचुएशन में जो एवरेज रेवेन्यू है, ये लाइन एक मिनट है, मोनोपोली की सिचुएशन में एवरेज, हाँ जी, मोनोपोली की सिचुएशन में ये लाइन आपकी एवरेज रेवेन्यू लाइन है, और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन जो होती है हमेशा एवरेज रेवेन्यू लाइन के नीचे होती है, ठीक है। किसी किसी सिचुएशन में ऊपर भी होती है, उसके रीजंस हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे इस डायग्राम में मार्जिनल रेवेन्यू लाइन एवरेज रेवेन्यू के नीचे है, ठीक है। कुछ रीजंस से ऊपर भी होती है, कब ऊपर होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर हो जाती है, कब होती है, तो वो मैंने आपको वो बता रखे हैं। जब आपने लॉज ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था तो लॉज ऑफ कॉस्ट में मैंने बताया कि मार्जिनल कॉस्ट किसी सिचुएशन में ऊपर भी चली जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू कभी ऊपर चली जाती है, तब मैंने आपको समझा रखा है। तो आपने अभी याद रखना कि एवरेज रेवेन्यू के नीचे हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू होती है, ठीक है। और फिर ये आपने क्या कर देनी है, ये मार्जिनल कॉस्ट डाल देनी है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, ठीक है, नीचे से काटनी चाहिए। ये आपकी दो कंडीशन है। अब आप ये देखो ये दो कंडीशन कहां पूरी हो रही है। पहली कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, कहां बराबर है, यहाँ बराबर है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, इसी लाइन को आपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। अब ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट इस मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ही काट रही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जब हम लाइन डालते हैं तो ऐसे डालते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ डालते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ही काट रही है। तो यहाँ पर ई पॉइंट के ऊपर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, आपको ये याद होना चाहिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी होते हैं व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब देखो जहां इक्विलिब्रियम का पॉइंट है नीचे आपका आउटपुट आ गया, ओ क्यू आउटपुट है। ओ क्यू जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप देखो ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहां कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, इसका नाम दे दिया एम, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू हमारी कितनी है, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एम क्यू, ठीक है। एवरेज कॉस्ट अब हमें निकालनी है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कब डालना है और एवरेज कॉस्ट निकालनी है। क्योंकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, रेवेन्यू हमारी है एम क्यू, तो कॉस्ट तो इससे कम होनी चाहिए ना, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब है इस एम पॉइंट से नीचे आपने एवरेज कॉस्ट डालना है, तभी कॉस्ट कम आएगी। एम पॉइंट से नीचे आपकी कॉस्ट लाइन डलेगी, तो मुझे एम पॉइंट से नीचे कहीं भी आप एवरेज कॉस्ट ये कर्व डाल दो, ये मैंने एम पॉइंट से नीचे डालना है, ठीक है। अब आप देखो ये जो कर्व मैंने डाला है एवरेज कॉस्ट डाला है, ये इस लाइन को, ये जो लाइन आपकी आई ओ क्यू प्रोडक्शन आई, ये लाइन आई, ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहां कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, ये पॉइंट हो गया एन, ठीक है। तो ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर आप देखो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट आ रही है एन क्यू, यहां लिख रही हूं मैं एवरेज कॉस्ट मेरी कितनी है एन क्यू, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट मेरी कितनी है एन क्यू, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर मेरी एवरेज रेवेन्यू कितनी है, रेवेन्यू ऊपर है एम एम क्यू, ठीक है। रेवेन्यू एम क्यू है, कॉस्ट एन क्यू है, ठीक है।
तो यहां पर आप देखो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि MQ इज ग्रेटर देन NQ। ये MQ है, एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट NQ है। MQ इज ग्रेटर देन NQ, कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, MN ज्यादा है, MN ज्यादा है। ये जो MN है ना, यहाँ N से यहाँ लाइन डाल दो, ये जो हिस्सा है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो मतलब कि देखो डायग्राम लॉजिक से बनता है। आपको Yes, ये ma'am. याद रखना है कि भी आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसी बात को ध्यान में रखकर डायग्राम बनाओ ना। इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो आपने एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू डाल दी, मार्जिनल कॉस्ट डाल दी, इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकाल दिया, इस OQ प्रोडक्शन लाइन ऊपर डाल दी। ठीक है, फिर अब आप देखो आपकी एवरेज रेवेन्यू कितनी है, आप देखो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। एवरेज रेवेन्यू तो सीधी आ गई, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, MQ तो आपकी एवरेज रेवेन्यू होगी। तो एवरेज कॉस्ट को तो एवरेज रेवेन्यू से कम दिखाना है ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो तभी होंगे। तो इसका मतलब इस M पॉइंट से नीचे एवरेज कॉस्ट डालनी है। ये तो लॉजिक है, लॉजिक याद करके चलोगे डायग्राम अपने आप बनता जाएगा। और डायग्राम बनाने का एक सीक्वेंस होता है, क्या पहले डालना है क्या बाद में डालना है। ये नहीं कि जब मर्जी जो मर्जी लाइन डाल दो, ऐसे नहीं होता। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रही ऐसे ही लाइन डालनी है। पहले एवरेज लाइन डालो, फिर मार्जिनल लाइन डालो, फिर मार्जिनल कॉस्ट डालो, फिर देखो आपका प्रोडक्शन कितना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर है, फिर आपने एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर करनी है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो लॉजिक याद करके आपने करना है। ठीक है, आपको अगर लॉजिक करके करोगे ना, ये बातें कभी भी नहीं भूलेंगी, लाइफ टाइम याद रहेंगी आपको। रट्टा लगाते हैं तो वो तो भूल जाता है, लॉजिक से करते हैं वो हमेशा याद रहता है, क्योंकि कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताया। अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपका क्या नाम है, शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, मिनिमम लॉस भी हो सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाली, अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का हमने डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम किस तरीके से, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम आपका किस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना रही हूँ। हेलो, हाँ जी, हेलो, यस मैम। किसका माइक खुला हुआ है? जब प्रॉब्लम हो तो माइक खोलो, कुछ पूछना हो तो माइक खोलो। अभी आवाज आ रही थी। हाँ जी, अब देखिए, अब हम जो डायग्राम बना रहे हैं ना, वो दूसरा डायग्राम बना रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। अब याद रखो नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू नॉर्मल, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इस बात को ध्यान में रख के डायग्राम बनाना है। ठीक है, मैं आप देखो डायग्राम बना रही हूँ, कुछ बातें तो कॉमन ही है, पिछले डायग्राम जैसी हैं, कॉमन है। कैसे, एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया, यहां पर हमने ले लिया रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये हमने डाल दी एवरेज रेवेन्यू लाइन, ये हमने डाल दी नीचे मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, ये हमने डाल दिया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो, ये यही सीक्वेंस होता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। यस मैम। ठीक है, अब ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, नीचे से। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए, ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट रही है। इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर लिया आपने, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिटरमिन कर दिया, नीचे आपने आउटपुट तक लाइन डाल दी, OQ प्रोडक्शन हो रहा है, इसी लाइन को आगे आपने एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी मिल रही है, इसका नाम M दे दिया। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू MQ मिल रही है। ठीक है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाना है, और नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज रेवेन्यू तो हमें पता चल ही गया। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए।
एवरेज रेवेन्यू हमारी कितनी है, ओ क्यू प्रोडक्शन कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू है MQ। एम क्यू। अब हमें एवरेज कॉस्ट चाहिए, एवरेज कॉस्ट का बनाना है, हमें एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट को बराबर करना है ना, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो बराबर करना है ना। यस मैम। तो मतलब जहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू है ना, उसी पर हमें एवरेज कॉस्ट डालनी है। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू एम क्यू है, तो इसी एम पॉइंट के ऊपर हमें एवरेज कॉस्ट डालनी होगी, तभी बराबर यस होगा। मैम। इसी एम पॉइंट के ऊपर आप एवरेज कॉस्ट डाल दो, एम पॉइंट को टच करता हुआ आप एवरेज कॉस्ट डाल दो। तो ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर अब आप देखो एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये लाइन देखो एवरेज कॉस्ट को कहां कट कर रही है, यहीं कट कर रही है। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है हमारी, ये भी एम क्यू है। एवरेज रेवेन्यू कितनी है, एम क्यू। एवरेज कॉस्ट कितनी है, एम क्यू। ठीक है, तो ये लाइन यहां डाल दी। तो यहाँ पर हमारी रेवेन्यू कितनी होगी, मान लो हमने इस रेवेन्यू को नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया 8। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि एम क्यू इज इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, एवरेज यस रेवेन्यू मैम। एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है। ये नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम हो गया। यस मैम। ठीक है, तो बात मैंने आपको क्या बताई, लॉजिक आप याद रखोगे तो डायग्राम अपने आप ही बनते जाएंगे। और सीक्वेंस होता है बनाने का, ये नहीं कि कोई भी लाइन जब मर्जी डाल दो, ऐसा नहीं होता। पहले इक्विलिब्रियम डिटरमिन करो, उसके बाद आप देखो आपकी एवरेज रेवेन्यू कितनी आ रही है, उसके बाद देखो एवरेज कॉस्ट लाइन कहाँ डलनी है। और एवरेज कॉस्ट लाइन कहाँ डलनी है वो डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना रहे हो, सुपर नॉर्मल का बना रहे हो, लॉस का डायग्राम बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है एवरेज कॉस्ट आपकी कहाँ डलेगी। बाकी स्टेप तो आपके वो सारे के सारे सेम है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट को ही तो डालने का फर्क है कि कहाँ डलनी है। यस मैम। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं मिनिमम लॉस। अब आप देखिए ये मिनिमम लॉस कैसे शो होता है, तीसरा मिनिमम लॉस का हम पॉइंट करते हैं। हाँ जी, तीसरा है मिनिमम लॉस। शॉर्ट पीरियड में फर्म को मिनिमम लॉस भी हो सकता है, क्या बताया, शॉर्ट फर्म पीरियड में फर्म को मिनिमम लॉस भी हो सकता है। और लॉस कब होता है, ये याद रखना है, लॉस तब होता है व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट मैम। ज्यादा है रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तभी तो लॉस होगा। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है, और कुछ बातें तो आपको मैंने बताया कि कॉमन ही है, ये तो बड़ा इजी है, जहां डायग्राम वाले क्वेश्चन करते हो वहां तो नंबर भी ज्यादा हो जाते हैं, और डायग्राम लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, कोई मुश्किल तो होते ही नहीं। हमें लॉजिक समझ में आ गया तो हम डायग्राम भी बनाएंगे और क्वेश्चन, और जब हमें डायग्राम समझ में आ गया उसकी एक्सप्लेनेशन हमें अपनी वर्डिंग में लिखनी है, कोई रट्टा थोड़ी लगाना है एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे आपने डायग्राम बनाया वैसा लिख दो आप, जो आप समझो वैसा आप लिख दो। तो अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने क्या लेना है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेना है। ये लाइन आपकी क्या है, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू लाइन है, ये लाइन आपकी क्या है, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है। ठीक है, हेलो, यस मैम। यस मैम। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या, रिकॉर्डिंग शुरू तो की थी मैंने, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या, मैम हो रही है। अच्छा इसमें शो नहीं हो रहा मेरा, हो रही है, यस मैम हमारे में तो हो रही है। चोरी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू लाइन होगी, ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन होगी। अब उसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट बनाए, ये कब डाल दिए। अब ये चीजें तो कॉमन ही है, ऐसे ही मैंने आगे वाले डायग्राम में किए, जो भी पहले डायग्राम बनाए। अब आप देखो कि इक्विलिब्रियम कहाँ डिटरमिन होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है, ये हमें पहले पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहाँ पर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करती है, तो ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट है, यहाँ कट कर रही है। और दूसरी बात कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए, तो ये नीचे से ही काट रही है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऐसे डालते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिटरमिन कर लिया। जब इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिटरमिन कर दिया, लाइन नीचे डाल दो, और इसी को आप आगे एवरेज रेवेन्यू तक, इस एवरेज रेवेन्यू तक इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिए। ठीक है,
अब OQ प्रोडक्शन हो रहा है, OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, इसका नाम मान लो हमने M दे दिया। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू हमारे पास है MQ, ठीक है। तो OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू हमारी कितनी है, एवरेज रेवेन्यू है हमारी MQ। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू हमारी MQ, ठीक है। और अब हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम नॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगी, रेवेन्यू तो MQ है, तो ये एवरेज कॉस्ट से कम होगी। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट जो लाइन डलेगी, कर्व डलेगा, इस M पॉइंट से ऊपर डलेगा। कॉस्ट ऊपर होगी तभी तो रेवेन्यू नीचे आएगी, यस ठीक है। मैम। तो इसका नाम है कॉस्ट इस M पॉइंट से ऊपर डालनी है। ये देखो फिर सारा लॉजिक है। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट है, मैं नीचे यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। इससे ऊपर आपको एवरेज कॉस्ट डालनी है, तो आप इससे इस M पॉइंट से ऊपर कहीं भी डाल दो। ये एवरेज कॉस्ट डाल दी मैंने, M पॉइंट से ऊपर डालनी है। अब आपने क्या करना है, ये जो OQ प्रोडक्शन वाली ये जो लाइन है ना, इस लाइन को इस एवरेज कॉस्ट तक ले जाओ। ये यहाँ ले, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया एवरेज कॉस्ट तक। तो इसका मतलब है OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट, इसका नाम दे दिया मैंने N। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट आ रही है NQ, एवरेज कॉस्ट आ रही है NQ, ठीक है। OQ प्रोडक्शन करने पर ये लाइन कॉस्ट को यहाँ कट कर रही है, कॉस्ट आ रही है NQ, लेकिन रेवेन्यू कितना है MQ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि MQ इज लेस देन NQ। कितना लेस, कम है। यस मैम। कॉस्ट कितनी कम है, MN कम है। NM। ये जो है ना, ये हमारा पार्ट कहलाएगा लॉस का। ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट हमारा कहलाएगा लॉस, ठीक है। ये जो एरिया आ गया ना, ये हमारा लॉस कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, मोनोपोली की सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट को अगर लॉस हो रहा है, तो वो लॉस कितना लॉस बियर करेगा, क्योंकि व्यक्ति की तो मोनोपोली है। अगर उसका लॉस होगा ना, वो लॉस, उसका जो लॉस होगा वो उसका फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। वो फिक्स कॉस्ट का लॉस बियर करेगा, वेरिएबल कॉस्ट का लॉस नहीं उठाएगा। तो क्या करना है हमने, जहां उसकी रेवेन्यू है ना MN, इस M पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, एक कर्व और बना देना है। इसको M पॉइंट को टच करता हुआ एक कर्व बनाना है। इस कर्व का नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस M पॉइंट को टच करता हुआ, क्या बताया मैंने, ये मैं मार्जिनल कॉस्ट यहां से हटा रही हूँ आपको ताकि क्लियर दिखे। मैम मैथ्स की क्लास शुरू हो गई। बस मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी चलो क्लास अटेंड कर लो आप। ये वैसे यस मैम, कल समझा देना। ये आपका जो लॉस है ना, यहाँ इसको M पॉइंट को टच करता हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने डालना है, ठीक है। चलो कल दोबारा बता दूं, कर लो आप, क्लास अटेंड कर लो। ओके मैम। और कल की क्लास, लाइव क्लास आपकी मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि कल कॉलेज जाना है और मीटिंग है, ओके मैम। तो कल की क्लास आपकी नहीं होगी। आगे का मैं आपको बता दूं, क्लास में आपने कंप्लीट कर दी।